हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट में कन्वर्ट होती है, उसके साथ साथ किस तरीके से एनवायरमेंटल कंसर्न्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं हम किसी भी कंट्री में। और इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है किसी भी कंट्री में? जब हम कहते हैं कि उस कंट्री की इनकम लगातार लंबे समय तक इंक्रीज़ होती चली जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम फर्दर कन्वर्ट करना चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहलाती है? जब आप लंबे समय तक इंक्रीज़ होती हुई अपनी नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर सकें लोगों के वेलफेयर के लिए। और यदि आप लोगों के वेलफेयर के लिए उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, उस ग्रोथ को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे ह्यूमन कैपेसिटीज जनरेट होंगी, यानी कि ह्यूमन एजुकेशन बढ़ेगी, ह्यूमन हेल्थ में आप इन्वेस्ट करेंगे, लोगों का वेलफेयर तभी होगा। तो ह्यूमन कैपेसिटीज़ जो जनरेट होती हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट आपस में बहुत ही जुड़े हुए विषय हैं, इनको अलग करना मुश्किल है। अब हम सबसे पहले किस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेगी कोई भी कंट्री? इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करेगी। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि शुरू से ही बहुत कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत फोकस किया है, फिर डेवलपमेंट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस रहा है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का अहम रोल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बदलेगा। हम एग्रीकल्चर जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज़ में ऑक्यूपेशंस पा सकती हैं। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर के बाद फिर टेरिटरी सेक्टर में भी ऑक्यूपेशन की क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑक्यूपेशनल शिफ्ट होता है, आप कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये एक साइन है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रहा है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस ने ग्रोथ पर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सफ़र कर गया वो क्या सफ़र कर गया? आपका एनवायरनमेंट सफ़र कर गया। क्योंकि हमने कोशिश की कि हम ग्रोथ को अचीव करें, हम डेवलपमेंट को अचीव करें, लेकिन इस ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करते हुए एनवायरनमेंट की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया। तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होती है। और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस नहीं किया, उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर फोकस नहीं किया। और इसी के कारण आज हम जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट लगातार डिप्लीट होता जा रहा है और हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जिसके कारण फर्दर सफ़र करती है। अब बात आती है कि एनवायरनमेंट होता क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उन सारी कंडीशंस से जो हमारी ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि वो सारी सराउंडिंग्स और रिसोर्सेज जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, जिनसे हमारा जीवन किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये जो एनवायरनमेंट है, इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक फिजिकल, दूसरा लिविंग पाए जाते हैं, लिविंग एलिमेंट्स। तो फिजिकल में मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जहाँ पर जीवन प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि हवा, पानी और भूमि। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जीवन उपलब्ध होता है, जैसे कि बात करें हम अलग अलग तरह के पौधों की, एनिमल्स की, तो जो इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को, ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर आपका एनवायरनमेंट बनता है। हमें फिर जो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के साथ, हम कह रहे थे कि जैसे जैसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लगातार फेस कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? जहाँ पर एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो डिप्लीट हो जाते हैं, वहाँ पर आप कहते हैं कि एक्सेसिव वेस्ट जनरेट हो रहा है और आपका जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये वाटर पोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि किसी भी जो आपके तरफ चारों तरफ एनवायरनमेंट है, वाटर, एयर, उन सब को यदि किसी तरह की कोई क्षति पहुंच रही है तो आप कहते हैं कि एनवायरनमेंट
डिप्लीट हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं, उनका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव हायर रेट ऑफ ग्रोथ। और हायर रेट ऑफ ग्रोथ की जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो एनवायरनमेंट के रूप में हमें चुकानी पड़ रही है। और इन रिसोर्सेज को हम यदि ढंग से यूटिलाइज करें तो हो सकता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसके क्या क्या मेन रीजंस देखने को मिलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे जैसे कहीं भी किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ेगा, और नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ेगा तो वो मिसयूज़ होंगे या ओवर यूज़ होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़्यादा ज़मीन को ज़रूर एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर फॉरेस्ट होते थे। इसके अलावा आप यदि इंडस्ट्रीज़ को लगाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट लैंड आपको हटानी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उनके रहने के लिए घर की सुविधा भी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर हो सकता था उस एरिया को आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो लैंड है वहाँ पर डिग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन की सुविधाएं भी आप उपलब्ध नहीं करवा पाते, और ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा है पुअर्टी ऑफ द मासेस, यानी कि आपकी जनसंख्या यदि ज़्यादातर गरीब लोगों से बनी है, ज़्यादातर लोग गरीब हैं आपके पॉपुलेशन में, तो भी प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, क्योंकि जितने भी गरीब लोग होते हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए जनरली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम बात करें कि फ्यूल की बात करें तो वुड पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो चूल्हों पर खाना बनाते हैं जिनमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं। और इसी के अलावा जितने भी आपके घने जंगल थे वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं। फिर है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अब देखिए जैसे जैसे आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज़ होगा। अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होगा तो अब रूरल एरियाज़ में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव पाई जाती है, इसलिए जो रूरल एरिया के लोग हैं वो भी अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं इन ऑर्डर टू सर्च अ जॉब। और ऐसे में अर्बन एरिया पर प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ भी बहुत कम हो जाती हैं, लैंड लिमिटेड होती है, वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड हो जाती हैं, और जिन सब के कारण एनवायरनमेंट पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब क्योंकि हमने कहा कि आपकी पॉपुलेशन लगातार ग्रो करती जा रही है तो आप उसको फीड कराने के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है, जिसके कारण आपकी जो लैंड है वो पोल्यूटेड हो जाती है और वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। फिर है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जिसके कारण आप ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं अपनी कंट्री में, प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी आपको कि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो धुआं निकलेगा उससे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी, मशीनों का शोर होगा तो नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी, और इसी के साथ यदि इंडस्ट्रियल वेस्ट को इधर उधर डाल दिया जाता है तो लैंड डिग्रेडेशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। मल्टीसिप्लिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किसी भी कंट्री में नॉइस और एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म्स। यदि पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है या ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ नहीं रखती है तो इससे सोसाइटी में हार्म देखने को मिलेगा किस तरीके के लिए कि वो सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे और ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे व्हीकल्स के, ज़्यादा लाउड स्पीकर्स को तेज़ बजाएंगे, जिसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा था कि किसी भी फॉर्म में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है,
तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की बात कर रहे हैं जिसको फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट किया जा सके, और इस अंधाधुंध दौड़ में आप बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट कर देते हैं। और पोल्यूशन एक तरीके से आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म पहुंचाता है, जिसके कारण आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। अब ये जो पोल्यूशन है ये क्या है कि आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, यदि आप उसमें कोई भी अनफेवरेबल अनडिज़ायरेबल चेंज ला देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, आपके अलावा जो लिविंग बीइंग्स प्लांट के फॉर्म में, एनिमल के फॉर्म में वहाँ रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेरियोरेट हो, तो आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है। और पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे स्पीड से बढ़ रहा है वैसे वैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और इसमें एयर पोल्यूशन सबसे अहम तरह का पोल्यूशन है जो देखने को मिलता है। और क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब से धुआं निकल रहा है जिसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा सकता, और इसके कारण आपकी जो एयर है वो पोल्यूटेड होती जा रही है, उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस मिलती जा रही हैं। और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये एयर में मिक्स होकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर है बात वाटर पोल्यूशन की, यानी कि जो वाटर है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ हज़ार्डस वेस्ट आपका मिलाया जा रहा है जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो रहा है। और यदि वाटर पोल्यूट होगा तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और जिसके कारण यदि अच्छा ड्रिंकिंग वाटर आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता तो हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी डिजीज़ आपको लगातार देखने को मिलेंगी। अब ये वाटर क्यों पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सीधा रिवर्स में डंप कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सीवरेज है उनको भी रिवर्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है। थर्मल पावर हाउसेस जो हैं उनके डिस्चार्ज को भी आप रिवर्स में फेंक देते हैं, तो ये सारे डिस्चार्ज मिलकर जो वाटर है उसको पोल्यूट कर देते हैं, और उस पोल्यूटेड वाटर को फर्दर पीने से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर बात करते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन की। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में चलने वाली मशीनें भी इसका सोर्स हैं, रोड पर चलने वाले व्हीकल भी इसका सोर्स हैं। इसके अलावा यदि हम लाउड स्पीकर्स को यूज़ करते हैं तो भी नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। और नॉइज़ पोल्यूशन से इरिटेशन, थकान, और इंसान के माइंड और बॉडी दोनों थके हुए महसूस करते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हमें ज़रूरत है कि इस नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करें। हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, जैसे मिक्सी है आपके यहाँ पर, वॉशिंग मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स भी नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल भी नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो लगातार हर तरीके का पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को ढंग से अचीव ना करने के कारण ऐसा हो रहा है, जिससे एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो इशू ये है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर हम गलत ढंग से ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम आपके यहाँ जो देखने को मिलती है वो है एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं। और आप यदि अपने नेचुरल रिसोर्सेज चाहे फॉरेस्ट के फॉर्म में, सॉइल के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में है, एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके यहाँ पर डिप्लीट हो रहे हैं, दो तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होने का कारण क्या हो रहा है, आप डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम देख रहे हैं। फिर दूसरा आप प्रॉब्लम देख रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की। पहले हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन रैशनली नहीं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम अंधाधुंध बढ़ावा देने पर लगे हैं। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है
कि नई नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। जहाँ जंगल हुआ करते थे वहाँ पेड़ों को काटकर इंडस्ट्रीज़ सेटअप की जा रही हैं, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फिर अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो वहाँ भी अर्बन सेटलमेंट्स करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा गया है, टाउनशिप वहाँ इस्टेब्लिश की गई हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ, इससे प्रॉब्लम फिर आती है कि वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो वो गरीब हैं, जो लो लेवल ऑफ इनकम पर काम कर रहे हैं, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए फ्यूल के तौर पर वुड को यूज़ करते हैं, तो वो फर्दर फॉरेस्ट को काटते हैं। तो ये पॉपुलेशन साइज़ जो एक्सप्लोजिव हो गया है, इससे फायरवुड की डिमांड बढ़ी है। ये सब डिफरेंट रीजंस हैं जिनके कारण डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं सरकार के द्वारा, और इन रिवर प्रोजेक्ट्स पर डैम वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए भी आपको बहुत सारे फॉरेस्ट को हटाना पड़ रहा है, जिससे प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन की देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी आपकी लैंड के फर्टिलिटी की पावर जो है वो लगातार डिग्रेड होती जा रही है, लूज़ होती जा रही है। क्यों लूज़ होती जा रही है? दो मेन रीजंस हैं। पहला, सॉइल इरोजन सबसे बड़ा रीज़न है। चाहे वो हवा के थ्रू, चाहे वो फ्लड के थ्रू सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो ऊपर की उपजाऊ क्षमता वाली भूमि की परत होती है वो हट जाती है, और जिसके कारण लैंड डिग्रेड होती है। दूसरा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि पानी कहीं भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के पानी में लवणता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और वो भूमि आपके लिए उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती। तो इन दोनों कारणों से आपकी जो भूमि की ऊपरी क्षमता है, ऊपरी परत है, वो जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को जो इन्हांस करते हैं, वो ख़त्म होती जा रही है। अब यदि आप बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया में जो है वो वर्ल्ड की 17% ऑफ पॉपुलेशन रहती है, जबकि इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 2.4% ही है। तो यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन बिलो पुवर्टी लाइन है। तो पुवर्टी के कारण और ओवर पॉपुलेशन दोनों के कारण एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इंडिया में हो रहा है। दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग रीजंस हैं, मेजर रीजंस हैं, जिनके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पोल्यूशन की फॉर्म में और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में आपको इंडिया में देखने को मिलता है। डाइकोटॉमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पर दो अलग अलग कारणों से हो रहा है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर है, इसलिए भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और ज़्यादातर लोग पुअर्टी लाइन से नीचे हैं, तो वह एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके कारण अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसके कारण भी आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो ये विरोधाभास है कि पॉपुलेशन के एक तरफ बढ़ने के कारण, पुअर्टी के कारण आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट को सेव करें किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सोशल अवेयरनेस फैलानी होगी, यानी लोगों को अवेयर करना होगा, उनको इम्पॉर्टेंस समझानी होगी एनवायरनमेंट की। दूसरा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट, या इसके अलावा बहुत सारे एक्ट और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिनका मकसद एनवायरनमेंट को सेव करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाना चाहिए। फॉरेस्टेशन कैंपेन, यानी एक्सटेंसिव कैंपेन लॉन्च किया जाना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पर पेड़ों को लगाया जाए और उनकी देखभाल की जाए। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन,
एग्रीकल्चरल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर एक अहम भूमिका निभाता है और एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना होगा, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमें मिनिमम करना चाहिए, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें बेटर और क्लीन फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, मशीन्स ऐसी लगानी चाहिए जिनसे नॉइज़ कम से कम जनरेट हो सके, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको ध्यान से डंप करना चाहिए। फिर हमें वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी रिवर्स जो हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकती हैं, हम उन्हें एफिशिएंटली मैनेजमेंट उनका देखना होगा और उनके पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है स्पेशली इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, तो उसको केमिकली ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको गार्बेज की तरह कंपोस्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और बहुत सारे वेस्ट को आप क्लिनिकली और केमिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग एंड सैनिटेशन, आपके यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए आपको सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी, हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए जहाँ स्लम्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन स्लम्स को हमें रिप्लेस करना होगा और लोगों को बेहतर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, जहाँ पर बेहतर एयर और लाइट आ सके, जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन हो आपको मिल सके, ताकि पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को भी बेहतर बनाया जा सके।